रत्नाकर जी, बसपा का मसला तो था ही था, एक उस मसले से पहले एक नया मसला शुरू हो गया, और वो मसला हो गया कि आपके अध्यक्ष कह रहे, ये भी प्रोएक्टिव है अजय राय भी, वो कह रहे 80 में हम लोग बताएंगे किसको कितनी देनी, हम हमारा नेतृत्व बांटेगा। क्या अखिलेश जी ने कह दिया कि अभी यूपी में नहीं चलेगा, यूपी में समाजवादी पार्टी टोकरी लेके बैठेगी, वो बताएगी किसको लड्डू मिल देंगे, किसको बतासा देंगे, क्या हम बांटेंगे। और इस सब के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और आज मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐलान भी कर दिया मंच से कि हां, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं, हां हम मानते हैं कि गठबंधन है इंडिया, लेकिन ये भी जानिए उसमें समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी की एक अलग रास्ते की एक अलग लड़ाई है। रत्नाकर जी, ये अलग रास्ते की अलग लड़ाई क्या है? देखिए अमिताभ जी, मैं आपका पूरा एनालिसिस सुन रहा था जी। अगर अक्षरशः वक्तव्यों पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि अजय राय जी ने कहा कि 80 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। अब उसमें आप आगे पीछे अपने हिसाब से जो चीजों को बता सकते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी है अपने राज्य में पूरी सीटों पे लड़ने की तैयारी करती है। तैयारी तो पूरी रहनी चाहिए, कहीं पे खुद से लड़ाई लड़के और जीतने की, कहीं अपने साथी दलों को जिताने की, तो ये लड़ाई रहेगी। दूसरी चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है वो हमारा लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, 2024 के लिए गठबंधन है। और निश्चित रूप से चुनाव में जाने से पहले हम प्रत्येक सीट पे हम ये निर्णय ले चुके रहेंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पे चुनाव लड़ेगी और किस पे कहां से चुनाव लड़ेगी। ये चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। रही राज्यों की बातें और विधानसभा के चुनाव की, तो मैं आपको अमिताभ जी कहना चाहूंगा कि राजनीति में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग सफल भी होते हैं और बहुत असफल भी होते हैं। ठीक भैया, पिछले 7 उपचुनाव जो हुए थे उसमें हमने प्रयोग किया, विधानसभा के ही चुनाव थे, उसमें हमने प्रयोग किया और 7 सीटों में 4 सीटों पे हम विजयी रहे। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, समन्वय बन जाता है राज्यों की सीटों पर दे, हम निश्चित रूप से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, ठीक। अब जीतेंगे तो अभी चुनाव में दूर देरी है, अभी तो इतनी है कि भाई पोजीशनिंग किसकी कहाँ है उसको समझ लें। परिणाम तक कई बार बहस करेंगे हम लोग, तो परिणाम अभी घोषित कर देंगे तो फिर बहस में क्या होगा। मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी ने कहा कि हम लड़ेंगे पूरी सीटों पर चुनाव, ठीक, और 20% महिलाओं को टिकट भी देंगे, ये भी ऐलान कर दिया। सामान्य राजनीतिक समझ ये कहती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में INDIA के जितने दल हैं उनमें से जो भी लोग अलग अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे वो कांग्रेस के ग्रह गोचर खराब करेंगे, क्या, और दिसंबर में इसका रिजल्ट निकल पाएगा, वहां शपथ हो पाएगी और जनवरी से नगाड़ा बज जाएगा लोकसभा का। तो जख्म ताजे होंगे, उतने ताजे जख्मों के साथ मोहब्बत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, 6 महीने का वक्त होता तो जख्म भर सकते थे। मनोज जी, बिल्कुल ऊपरी तौर पे तो अमिताभ जी ये बिल्कुल सवाल वाजिब है कि जख्म होंगे तो जाहिर सी बात है उसको भरने में देर लगेगा, लेकिन अगर भीतरी तौर पे आप देखेंगे, किसी कूटनीति के तहत देखेंगे, रणनीति के तहत देखेंगे, तो जख्म है ही नहीं है, वहां तो फूल हैं और वहां मखमल है, वहां खंजर थोड़ी नहीं है। खंजर हम लेके बैठे हैं और कमल के फूल की पत्तियां उड़ाएंगे बैठ के। उस खंजर का एक ही काम है, हम तुमको उड़ा के विपक्ष में बैठाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हम 6 सीटें हमने ऐलान किया है मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, नेतृत्व तय करेगा कि और कितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ाएं। आपकी इस बात का मैं खंडन करता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान पे सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी ने कभी चुनाव लड़ा नहीं। तब भी नहीं लड़ा जब हमारे 7 विधायक थे। नहीं कभी नहीं लड़ा है चुनाव, किसने कहा नहीं लड़ा? नहीं, पूरी सीटों पे चुनाव हमने कभी नहीं लड़ा, पूरी सीटों पे कभी नहीं लड़े, लेकिन हाँ चुनाव लड़े हो। हाँ, ये क्या लड़े, 20 से 25 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, 7 से 8 सीटें हमने जीती भी, वो अलग बात है। लेकिन एक चीज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का सिर्फ एक अभिप्राय है
कि जो इस देश में अमावस्या की रात आती है, जिसको सांप्रदायिक शक्तियां कहते हैं, उन शक्तियों को उन अमावस्या की रात की काली घटाओं को नहीं पड़ने देना चाहते। ठीक, काली हम घटाओं इस को देश रोकने में- के लिए ये एक सारा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक ठीक मनोज जी। बिल्कुल। आएंगे दोबारा में। मैं मीरा साहब के पास चलूंगा, जरा बसपा का एंगल समझूं कि दलित पॉलिटिक्स क्या कर रही है। उससे पहले एक बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम क्या बताया, चाकू ने खंजर लेके बैठे हैं और कमल की पत्तियां काटेंगे। अजय राय कह रहे हैं कि हमने सपा को घोसी जितवाई और इन्होंने भाजपा के साथ मिलके हमको बागेश्वर हरवाया। ये है इनका काम। ये आज हम नहीं कह रहे, ये रत्नाकर भी नहीं कह रहे, ये अजय राय कह रहे, जिनको सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का। वो कह रहे कि सपा ने हरवाया हमको। खैर अच्छी बात है, आप किसी की पत्ती काटो, वो तो बाद में जिसके खून निकलेगा वो बताएगा कि किसके मार दिया खंजर। हो सकता है अंधेरे में किसी को मारो, आप सोचो कि रामलाल के लगा, वो लग श्यामलाल के गया, खून श्यामलाल के आ जाएगा। तब ये समस्या है। बागेश्वर में वो अजय राय क्या कह रहे है ना, तो खंजर भी ठीक चश्मे के साथ मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि जेब किसी काटने जाओ, काट किसी की दो। चुनाव में तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर मीणा साहब, ये मायावती का भी बड़ा रहस्य लोक है। हालांकि कांशीराम जी के समय से वो रहस्य प्रिय राजनीति के प्रतीक हैं, लेकिन मायावती जी का और भी ज्यादा, क्योंकि कांशीराम जी थोड़ा खिड़की दरवाजा खोल के रखते थे। क्या मायावती जी कपाट बंद करके ही करती हैं जो कुछ करती हैं राजनीति। तो कुल मिला के तस्वीर समझ नहीं आ रही। दानिश अली का मसला मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी में कौरी भरियाए उनको, अजय राय जाके बिल्कुल गला ही नहीं छोड़े, बोले भैया। शाहिद सिद्दीकी जयंत चौधरी की चिट्ठी लेके भी ले आए, सब हुआ है। लेकिन दानिश अली जिस पार्टी के मेंबर हैं, जिसमें लोकसभा में उनके अध्यक्ष ने ना उनको बुलाया, ना वो अभी तक मिले। ये मसला क्या है मीणा साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी की उस परिवर्तनकामी राजनीति का भी साक्षी रहा हूं। मैंने देखा है, आप सबने देखा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछले वर्षों में जिस तरह से उनके काम करने के तरीके में बदलाव हुए हैं और जमीनी आंदोलनों से एक दूरी बनी है, ये बहुत ही दुखद है। और शायद ये उसी का परिणाम है कि बहन जी सामाजिक आंदोलनों में या इस तरह की गतिविधियों में, जिससे कि लोगों के बीच में अपीयरेंस दिखे, उनसे जुड़ाव महसूस हो। जैसे आपने दानिश अली का मसला उठाया, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनमें एक किसी पार्टी के लीडर को जाकर के शामिल होना चाहिए और अपनी उपस्थिति दिखानी चाहिए। उस मामले में वो पीछे रही हैं और इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और इससे उनको नुकसान भी हुआ है। अब आम दलित उनको सिर्फ इसलिए वोट करते हैं कि वो दलित बहुजन की पार्टी के रूप में पूरे देश में उसकी एक पहचान है। बाकी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनमें और बाकी नेताओं में वो फर्क नहीं रह गया जो फर्क कांशीराम के समय था। अब इसलिए फिर से मेरे ख्याल से जमीनी आंदोलनों से जुड़ने की जरूरत है और पार्टी के अंदर काम करने की जरूरत है। एक मिनट, आपने बहुत सैद्धांतिक बात बताई, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर दूं। आपके शब्द कठिन है, बड़ा मतलब एक एकेडमिक टाइप की बात है। मैंने इनको, कांशीराम जी, मायावती जी को बहुत व्यक्तिगत तौर पर देखा बहुत लंबे समय तक। आंदोलन उसका कोई नाम दो, उससे मायावती जी का कभी कोई लेना देना नहीं रहा, कांशीराम जी के समय में भी नहीं रहा। वो रेल ठेल के थोड़ा बहुत आंदोलन में इनको निकाल देते थे तो चली जाती थी। इनके मन में कभी आंदोलन नहीं रहा। क्या कभी उनने नहीं कहा कि गाड़ी लगाओ हम जा रहे हैं सड़क पर, कहीं जंतर मंतर में जाएंगे ना। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जनाभिमुख आंदोलन, अम्बेडकर आइट, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें शब्दावली, इन सब से उनको कोई लेना देना नहीं। दरवाजा बंद है। आप प्रदेश के महामंत्री हो या राष्ट्र के महामंत्री हो बसपा के, मीणा साहब सुन लो, क्या आप उनके घर के बाहर तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम मिलना अभी चाहते हैं। उधर से वो मिलना चाहेंगी तो आप आएंगे, नहीं तो नहीं। ये हमने देखा है। ये तो देखिए, ये तो हर इसलिए वो सब चीजें तो आप छोड़ दो। अब उम्र तो सारी कटी, इसके बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? अब जन आंदोलन करेंगी मायावती जी इस उम्र में?
ना ना। हाँ देखिए, दो चीजें यहाँ पे स्पष्ट रखनी चाहिए हमको। जी। एक तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी मतलब सिर्फ मायावती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी हो, बहुत सारे कार्यकर्ताओं और जो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं आम जी लोग, उनकी वजह से वो पार्टी खड़ी होती है, उन्हीं की वजह से उसका अस्तित्व होता है। तो जी। बहुजन समाज पार्टी का जमीनी आंदोलनों से कोई संबंध नहीं रहा, इस बात से मैं असहमत हूँ। जमीनी आंदोलनों से नहीं माननीय मीणा साहब, एक कांशी बार राम रुक ने जाओ जो भैया, शुरू की। एक बार अरे रुक जाओ दादा। मैंने ये आप समझ नहीं पाते आप लोग, बात यही, अभी मनोज भी दूसरी बात बोल रहे थे। मैंने निवेदन ये किया, मायावती जी का जमीनी आंदोलन या किसी भी किस्म के आंदोलनों से कोई रुचि अभिरुचि नहीं रही, इसको फिर नोट कर लो। ठीक, बहुजन का क्या रहा, लोकजन का क्या रहा, फला का क्या रहा, छोड़ दीजिए, सबका रहा होगा। मैं कहां बहस कर रहा हूं, मैं मायावती जी को जानता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि चलो हम यहां धरने बैठ रहे हैं। क्या नहीं, ऐसा उनका नहीं है। मिजाज नहीं मित्र, ये जान लो। बाकी लोग उनको गूगल से देखे होंगे, हम तो व्यक्तिगत देखे एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से। क्या, क्योंकि मायावती जी को बहुत निकट से बहुत कम ही लोगों ने देश में देखा है। उनके सांसद और विधायकों की एक दूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो एक नेता की दूरी है, ये दूरी सभी पार्टी के नेताओं के अंदर है। ये अकेले मायावती की समस्या नहीं है। सभी आप किसी दूसरे पार्टी के बड़े नेता के पास मिलने चले अब जाइए। क्या रखा इन बातों में, छोड़ दो कौन क्या कर रहा है। उस बहस में फिर बहस डिटेल हो जाएगी। मायावती जी की पर्सनालिटी पर आज चर्चा नहीं ना, केवल हमने बड़े बड़ों को वहां खड़े देखा है। छोड़ो उन बातों में मत जाओ, वो बड़ा कड़वा प्रसंग हो जाएगा। मैं सुना सकता हूं, लेकिन कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ठीक है ना, यहीं रहने दो, थोड़ा दबा धोखा रहने दो। क्या मायावती जी जिस सिस्टम में रहेंगी, वहां सबसे बड़ी कुर्सी उनको मिलेगी तो रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी। अभी पिछला गठबंधन, रुक जाओ भाई मीणा साहब, पिछला गठबंधन जो होके चुका था, उस गठबंधन में दरवाजा तब खोला उन्होंने अपने बंगले का जब सारा मीडिया आ गया और 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही। क्या, और काशी फल की कुल्फी अलग ले गए थे, आइसक्रीम। क्या, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मालिक। नहीं खोला दरवाजा, टाइम तो पहले से तय था, नहीं खोला। अमिताभ जी, जितने आप पहले खड़ा रखा साथ में और संदर्भों के में बहन जी के बारे में बता रहे हैं, क्या आप दूसरे नेताओं के बारे में भी इसलिए ठीक है, अच्छी बात है। अरविंद सिंह जी, क्या स्थिति दिख रही है उत्तर प्रदेश को अगर हम सामने रखें तो ये जो अभी तक तस्वीर है, क्या ये तस्वीर ही यही तस्वीर लोकसभा में जाएगी या अभी पत्ते खुलना बाकी है? प्रश्न सिर्फ इतना सा है, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। देखिए, इसका मैं जवाब देता हूं। उसके पहले मैं एक कविता है, उसकी 4 लाइन सुनाऊंगा वाजपेयी जी की, कि हाथों की हल्दी है पीली, पैरों की मेहंदी कुछ गीली, पलक झपकने के पहले ही सपना टूट गया, अभी चला 2 कदम कारवां, साथी छूट गया, मितवा रूठ गया। तो अमिताभ जी, ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, इसके जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वो तो बड़े विचित्र हैं। ये कोई गठबंधन नहीं होता है कि आपने गठबंधन बना लिया और जितनी पार्टियां हैं उतने नेता और अलग अलग तरह के बयान। तो आप कल्पना करिए कि ये गठबंधन चलेगा कैसे। ये गठबंधन बनने के साथ ही बिखरने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए, जितने साजो सामान चाहिए, सब इसमें रखा हुआ है। अब मैं अपने मनोज यादव जी को सुन रहा था। मनोज यादव जी बड़े ही पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। एक उदाहरण दिया, पता नहीं क्यों इन्होंने कहा कि खंजर लेके बैठे हैं। देखिए, राजनीति में कोई खंजर वंजर लेकर नहीं बैठता है, एक दूसरे के विचारों से सहमति असहमति होती है। हम चुनाव लड़ते हैं, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो सत्ता में आ जाता है। तो खंजर लेके बैठे हैं, कमल को काट रहे हैं, आपका उद्देश्य है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह होने के साथ साथ भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो बोलते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए और औरों से सीखने की जरूरत नहीं है। एक लाइन नहीं, मैं समझता हूँ, एक लाइन, औरों से सीखे न सीखे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से ही सीख सकते हैं कि वो जब भी पार्टी के मसलों पे तो लड़ते थे, लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दा आता था तो कभी मतभेद नहीं दिखाते थे, राष्ट्रीय इश्यूज पे मजबूती के साथ खड़े हो जाते। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, रुको मनोज यादव, ना ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे ना, अभी आपत्ति करेंगे नहीं। अवधेश जी,
जी। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पहला सेमीफाइनल वहां है और फाइनल है लोकसभा, ठीक। उसमें चूंकि आम आदमी पार्टी भी कह चुकी कि हम लड़ेंगे, सपा ने भी श्री गणेश कर दिया भाई, खुद अखिलेश यादव ही अगर चले गए रैली करने पहली, तो सोच लीजिए किस पिच पर चुनाव लड़ना है। तो आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि लोकसभा में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कम से कम मौसम ठीक बना। अवधेश जी, अमिताभ जी देखिए, लड्डू फूटने की बात आपने कही, तो लड्डू फूटने की बात से मुझे याद आया कि लड्डू उन्हें अच्छे लगते हैं जिन्हें कभी कभी मिलते हैं, और जो रोज लड्डू खाता है उसे लड्डू फूटने से क्या फर्क पड़ता है? रोज लड्डू खाने डायबिटीज हो जाएगी जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जमीन पर काम करता है। सोते कब? और रही बात, जो बात चल रही है यहाँ पर जो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो शुरू से हम कहते हुए आ रहे हैं, जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये क्या है, एक पुरानी कहावत है, बहुत प्रचलित है, सुना होगा आपने भी, दर्शकों ने भी, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। तो ये वो कुंडवा है जो भानुमति ने जोड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, यहाँ तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मैं लड़ूंगा सब सीटों पर, कांग्रेस कह रही है 80 की 80 सीटों पर मैं लड़ूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, वह भूपेश बघेल को भरे मंच से कहते हैं महाभ्रष्टाचारी है भूपेश बघेल, और मैं यहाँ से सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब, अच्छा मान लो जब इस पे भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी कहे अरविंद केजरीवाल, इस पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं, तो आपको क्या तकलीफ है? कांग्रेस कह रही है बोलो, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। जो ये जो भानुमति का कुंडवा जो जुड़ा हुआ है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह से बंगाल में लेफ्ट बोलती है कि ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हम, और उधर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता सरकार में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यही समझ नहीं आ रही इस गठबंधन में जो भानुमति का जो कुंडवा बना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कहां सीटें शेयर करेगा। अरे भाई सीटों की तो छोड़ो, इनसे भी राज्य शेयर नहीं हो पा रहे हैं, सीट की तो बाद में बात है। अभी मनोज जी कह रहे थे खंजर वाली बात, बताइए कितने गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नेशनल चैनल पर बैठकर अभी राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, एक बुद्धिजीवी होकर ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और रही बात खंजर की, आप कह रहे हैं, अरे भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपको बार बार नकारा है, उसी खंजर से आपकी साइकिल में पंचर किया है, आप शायद भूल गए हो। आपने क्या किया? आपने खंजर कील से हो जाता है, जहाँ कील का काम है, मैं खंजर बता रहे हो। ठीक है उपाध्याय जी, आएंगे आपके पास दोबारा में। मैं रत्नाकर जी आ रहा हूँ। देखो कांग्रेस कुछ भी टीवी पर कुछ भी कह सकती है, टीवी पर तो दूर से संवाद होता है, तो चाहे जो बोलो कोई समस्या नहीं, ठीक। लेकिन ये बात सच है कि वाणी संयम अगर कांग्रेस नहीं अब रखवा पाएगी और खुद भी नहीं रख पाएगी, तो चीजें विद्रूप होंगी, ठीक है। रत्नाकर सिंह को पूरा अधिकार हासिल है इसका पुरजोर खंडन करने का, बैठ के या खड़े होकर, जैसे वो चाहे खंडन कर सकते। टीवी पे खंडन करने में कौन पैसा लग रहा? कहते नहीं सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं, तो बोल देंगे, वो तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ममता बनर्जी बड़ी पार्टनर हैं, लोकसभा की हैसियत देखें, सरकार देखें, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी पार्टनर है INDIA की, ठीक। समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा के सदस्य हैं, ये 4 हैं क्या? ममता जी के पास कितने हैं? और एक राज्य में बहुमत की सरकार। उनको आपके अधीर रंजन अगर ये कहेंगे कि ममता अभी वहां स्पेन गई और 3 लाख रुपया रोज के किराए वाले कमरे में रुकी, ये बात आप ये बात भी बोलोगे और कहोगे जी हम एक हैं, आ गए मैदान में, और जब कोई सवाल पूछ देगा तो कहोगे कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम सब एक हैं, खंडन। रत्नाकर जी, ये बात जनता तक ठीक नहीं जा रही ना। या तो ममता अगर आपकी बड़ी नेता है तो फिर आपको ये कहने से परहेज करना चाहिए कि वो 3 लाख के कमरे में रुकी, 4 लाख के कमरे में रुकी, और ये थेतरई कर रहे हो तो अलग खड़े हो जाओ। नहीं अमिताभ जी, उम्मीद है कि मुझे आप थोड़ा समय देंगे पूरी बातें रखने जी। देखिए, पहली चीज तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के पे लड़ रहे हैं। राज्यों के मुद्दों में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं एक ही राज्य में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, तो निश्चित रूप से
लोकल मुद्दे जो होते हैं उसको विपक्ष होने के नाते जरूर हम उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें अगर कोई हम उठाते हैं या कोई दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ बोलती है तो उसका अधिकार है, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि राष्ट्रीय मुद्दे पे, जिन मुद्दों पे हमने एक सहमति बनाई है कि हम इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और उस मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह जो सुबह और दोपहर तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं हमसे कई चैनलों पे और शाम तक ये राजनीतिक विश्लेषक हो जाते हैं, ये कह रहे थे अभी कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है बिखर रहा है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं अमिताभ जी, ठीक, ऐसे ये दुमुहे लोग हैं जो अपने घरों में तो झांकते नहीं है, जिनके शीशे के घर है, एक भी पत्थर लगे तो टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। एआईएडीएमके तमिलनाडु में गठबंधन तोड़ लिया। हमको कहते हैं गठबंधन मजबूत, और खुद इनका मजबूत कैसे, और खुद इनका गठबंधन टूट रहा है। एआईएडीएमके निकल गया, जेडीएस कर्नाटक में जो है उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया कि भैया हमको रहना नहीं है बीजेपी के एनडीए के साथ, वो भी जाने वाला है। उसी तरह से ये भागम दौड़ जो है मची रहेगी। अभी देखिए रत्नाकर जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ठीक है। और आगे बात और नेताओं को तो उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं तो उनको कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ जाए, बीपी बढ़ जाए, एंजाइटी हो जाए, बहुत समस्या आ जाए। क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी अगर आप मैदान में हैं कुर्ता कलप लगा के, तो इसका मतलब आपके पास वो स्टेमिना होना चाहिए, वो ठीक बात है, होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं। मीणा साहब, एक सैद्धांतिक किस्म का सवाल आपके पास लेके आता हूं कि ऐसा कोई अलायंस व्यवहारिक तौर पर नहीं चल सकता, जमीन पर कागज में चल सकता है, लेटर हेड छपा लो तो कहां भाग के जाएगा लेटर हेड, उस पर कुछ भी लिख लो, जिसमें आप उस अलायंस के बड़े चेहरे आपस में एक दूसरे को लांछित करें और कहें जी हमारा तो मुद्दों पे अलायंस है। बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दों पे अलायंस है क्या। बंगाल में, अन्य रत्नाकर जी ने, बंगाल में वोट तो ममता बनर्जी ही मांगेंगी ना, सबसे बड़ा चेहरा तो ममता बनर्जी है वहां भूपेश बघेल तो चेहरा नहीं हो सकते बंगाल में। और अगर ममता बनर्जी को आपने चोर बता दिया कि 3 लाख के कमरे में रुकती हैं क्या, और फिर को हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पे गठबंधन है, कैसी बात कर रहे हो यार। सब एक दूसरे को चोर कहो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी, क्या ऐसा गठबंधन चलता है जिसमें सब एक दूसरे को चोर कहें और फिर ये कहें कि नहीं हमारा मुद्दों पर गठबंधन है। भारत में तो मुझे लगता है चेहरे महत्वपूर्ण होते हैं। मीना जी, देखिए गठबंधन तो हो गया है और गठबंधन चल भी रहा है, चलेगा भी। तो मेरे ख्याल से हमें उसकी कमियां डालने की बजाय उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि ये गठबंधन कितना मजबूत है। नहीं, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा मीना जी, मैंने ये प्रश्न पूछे नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे, मैंने निवेदन किया, सिर्फ वहीं तक उत्तर चाहता था आपसे कि आप चूंकि प्रोफेसर है इसलिए सवाल आपसे कर लिया, ठीक। आपसे सिर्फ इतना सवाल किया, एक गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के सर्वोच्च नेताओं को चोर बताएं और कहें हमारा मुद्दों पर गठबंधन है, क्या ये प्रैक्टिकली जनता को समझ में आती है बात भारत में? आपका अध्ययन क्या कहता है, सिर्फ ये प्रश्न है जी। देखिए आज की तारीख में भारत की जनता को एक ही बात समझ में आती है जी कि उनको मोदी को वोट देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो वो गठबंधन को चुनेंगे, अगर देना है तो वो एनडीए गठबंधन को चुनेंगे। तो इसी बात को लेकर के अब सभी पार्टियां जब एकजुट हुई है और उनके कुछ साझा मुद्दे हैं, ये पार्टियां अगर अलग नहीं होती तो इनका अलग अलग नाम भी नहीं होता, अलग अलग संगठन भी नहीं होते। ये पार्टियां मूल रूप से तो अलग ही हैं, इनके अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग इनके संघर्ष हैं, अलग इतिहास है, लेकिन अभी किसी मुद्दे पर वो एक साथ आई हैं और वो मुद्दा है कि हमको एनडीए को या भाजपा को हराना है और हमको देश की दिशा बदलनी है। अब हमको विचार विमर्श इसी बात पे करना है कि अपने इस लक्ष्य में वो सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसमें मायावती जी और उनकी पार्टी कहां खड़ी है? मायावती जी अभी तो स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई हैं, और लेकिन वैचारिक रूप से देखें तो वो इंडिया गठबंधन के करीब पड़ती हैं। लेकिन मायावती जी ने, जैसा आपने शुरू में कहा कि उन्होंने अपने फैसलों से हमेशा लोगों को चौंकाया है,
तो अभी वो कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती हैं, लेकिन उनकी विचारधारा वो इंडिया गठबंधन के जैसे करीब क्या है। आपको क्या लगता है, जैसे क्या चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं अगर एक ऑफ हैंड समझने की कोशिश करें? चौंकाने वाले फैसले वो चौंकाते हुए एनडीए गठबंधन में जा सकती हैं, वो चौंकाते हुए स्वतंत्र भी चुनाव जारी रख सकती हैं। नहीं, स्वतंत्र की तो पत्ता खोल ही दिया, एक पत्ता तो खोल दिया, दो पर्स में रख के उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। जो खोल दिया उस पर क्या की चर्चा, वो तो उन्हें बाइट दे दी है नाई को कि हम नहीं, वो स्वतंत्र इसलिए चौंकाने वाला होगा कि स्वतंत्र चुनाव लड़ना आज के इस दौर में वो इसलिए चौंकाने वाला है कि उनका अस्तित्व उतना बड़ा नहीं है। अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि वो फिर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाला होगा। उनके जो वोट है वो बेसिकली इंडिया गठबंधन में जो विचारधारा है उन्हीं लोग। अब आपने ठीक पॉइंट की बात कही। मीरा साहब कह रहे हैं कि अगर मायावती इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ती हैं, जो अभी तक का उनका स्टैंड है, यानी अब बसपा अपना उम्मीदवार अलग खड़ा करेगी, ना एनडीए ना इंडिया, तो भी मीरा साहब के मुताबिक माना जाएगा कि वो एनडीए के सपोर्ट के लिए लड़ रही हैं, एनडीए को मजबूत कर रही हैं, इंडिया को कमजोर कर रहे हैं। मनोज यादव जी इस बात से सहमत है आप? मेरे ख्याल से ये बात आपकी पार्टी की लंबे समय से कहती रही। निश्चय ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल सुल्तानपुर में कि जो बीजेपी के करीब है वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं आ सकता, बिल्कुल क्लियर कट, इसमें दो राय नहीं। लेकिन विषय हमारा मायावती जी नहीं है, विषय हमारा पीडीए है, विषय हमारा जाति जनगणना है, विषय हमारा संवैधानिक हमारे अधिकार हैं। इन विषयों पे लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी खंजर वाली बात पे बड़ा ज्ञान दे दिया गया। निश्चित तौर पे हमने फूल पे खंजर मारा है, पत्तियां ही टूटेंगी, दिल भी तो ना टूटेगा, दिमाग की नसें पंक्चर हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि चुनाव की हार जीत से आपको तो पता है बुखार भी आ जाता है, रजाई ओढ़ के पड़ भी जाते हैं तमाम सारे नेता लोग, ये भी मालूम है। लेकिन इतना ज्यादा सेंटिमेंटल मत हुआ करिए, चाहे विश्लेषक महोदय हो, चाहे भाषा हमारी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के जवाब देते देते हम अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं। और आपको भाषा यही समझ में आती भी है। ठीक, हाँ बिल्कुल, हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक, बात कह दो अमिताभ जी, रुक जाइए, अरे हमको बोल लेने दीजिए भाई, हम तो कम समय देते हैं, भाजपा के लोग तो इतना समय ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि अभी मैं कह दूं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लड़ेगी, तो ये भी एक मतलब हो सकता है। समाजवादी पार्टी 80 सीटें लड़ेगी, ये भी एक मतलब हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन 80 सीटें लड़ेगा, ये भी है। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। 80 सीटों पे हमारी तैयारी है, और इंडिया गठबंधन में उसको आप 80 कांग्रेस की मान लो, 80 सपा की मान लो, 80 आरएलडी की मान लो। बहुत ही अच्छा। ठीक, अब रुकना होगा मनोज, अब रुकना होगा। असल में भारत की राजनीति में एक अपनी किस्म की हिपोक्रेसी है। हम सोमवार को कुछ बोलते हैं और मंगल को गौतम बुद्ध हो जाते हैं एकदम। क्या? जैसे मैं एक उदाहरण दूं, समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर लेने की कोशिश की, कहा अमिताभ जी मुद्दा व्यक्ति नहीं है, बड़े मुद्दे हैं, पीडीए है, दलित, वो जाति जनगणना एंड ऑल। ओके, पूरे चुनाव तो इस ठीक है। आजमगढ़ चुनाव हारे तो न पीडीए का जिक्र आया, न सीडीए का, न जनगणना का, न मतगणना का। कहा क्या? मायावती ने चुनाव हरा दिया। पीडीए बात को बनाओ, मायावती ने चुनाव हरा दिया। ठीक, आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए वहां कि हम मुद्दों पे चुनाव हारे? नहीं तो कहा नहीं, आपने कहा मायावती ने चुनाव हरा दिया हमको। जो जब लाइन आ जाती कह भाई धर्मेंद्र यादव ने ऑफिशियली बयान दिया और समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अपने हैंडल पर लिखा कि 2014 से मायावती हमको सुपारी लेके हरा रही हैं। क्या? तब आपने मुद्दों की बात तो की नहीं कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर हम हारे के जीते, नहीं ना। तब आपने चेहरे बीच में ले आए कि मायावती ने हरा दिया। तो मित्र, ये एक रखो, भारत की राजनीति में चेहरों का खेल है, चेहरे ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुलायम सिंह यादव है क्या? मुद्दे थोड़े ना उनको रिप्लेस कर देंगे। मुद्दे तो सब लोग किताब से पढ़ के बोल सकते, तो मुलायम सिंह हो जाएंगे? नहीं ना। अखिलेश यादव ही क्यों अध्यक्ष हुए फिर? क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उतना बात रखो। काशीराम ने हाथ पकड़ के मायावती का हाथ उठा दिया तो मायावती हो गई। बाकी मायावती जी का कहां का संघर्ष है बताइए ना? कहां लाठी खाई, कहां जेल गई?
क्या 100-200-500 किलोमीटर पैदल चली? नहीं ना। काशीराम जी ने कह दिया कि हमारे बाद मायावती, तो मायावती हो गई, बात खत्म हो गई। ये भारत की राजनीति का ट्रेंड यही है, इसलिए इसको दिमाग में जरूर रखिए। इतना सैद्धांतिक बातें मत बोलिए जो अर्थहीन लगे इनमें जान नहीं है। भैया आप क्या कहना चाह रहे थे अवधेश जी? जी अवतार जी, मैं बस यही कह रहा था, जैसे कि अभी हमारे जो मित्र बैठे कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी और मनोज यादव जी, रत्नाकर जी कहते हैं कि हम जो है राष्ट्र में एक मुद्दे पे एक है, सब राष्ट्र के मुद्दे पे सब एक है। इनका मुद्दा कौन सा, इनसे पूछिएगा। देखिए मोदी को हटाओ, एनडीए हटाओ, मोदी हटाओ, ये भिंडी गठबंधन, हाँ, और भिंडी गठबंधन हटाओ, भिंडी जो लीड कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी कर रही है। ये दोनों पार्टी कर रही है। आप दोनों पार्टी के नेता अभी केवल आवाज अवधेश उपाध्याय धर्म को नीचा दिखाने का, हाँ, सनातन धर्म को अपमान करने का। आपने देखा होगा किस तरह से जो है डीएमके जो घटक दल है कांग्रेस का, उसके नेता ने स्टालिन ने किस तरह से सनातनियों को कहा कि ये डेंगू मलेरिया की तरह है। समाजवादी पार्टी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, आए दिन जो है ये सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। किस तरह से देखिए रामचंद्र मानस को चलाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। ठीक, अवधेश जी, मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा केवल एक है, एक मिनट, सनातन धर्म को नीचा दिखाओ, सनातनी जो सनातनी है उनका अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। यही एक मुद्दा लेकर के चल रहा है इंडिया लाइन, और कोई दूसरा मुद्दा उनके पास नहीं है। ठीक, नेताओं को चाहिए और प्रवक्ताओं को उनसे ज्यादा चाहिए। नेता तो तब भी बड़ी चीज होता है अपनी रक्षा सुरक्षा में, प्रवक्ताओं को ज्यादा चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक उदाहरण बता देता हूं, फिर अरविंद सिंह आपसे एक कमेंट लूंगा। सबसे ज्यादा आग उगल रहे स्वामी मौर्य, वो सब पार्टियों में रह लिए, वो मायावती के भी चरण छू लिए, वो मुलायम सिंह के भी रह लिए, भाजपा में भी रह लिए। ठीक, मुलायम सिंह यहाँ तो आई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया अभी परसों भागवत में बैठी थी, आरती कर रही थी। क्या भाजपा उनको टिकट भी देगी क्या? वो स्वामी प्रसाद के जब जिस चुनाव में हारे हैं 22 वाले में मौर्य, उसमें वो कैंपेन कर रही थी अपने पिताजी के लिए। ये ध्यान रखो भाई साहब, कौन किसके खिलाफ है, हमको भी थोड़ा बहुत समझ आता है। इसलिए इतने भगत सिंह मत बनो कि बाद में मुश्किल हो जाए। मौर्य जी तो वो वैकल्पिक व्यवस्था लेके चल रहे हैं ना, वो तो पॉलिसी करा लिए, प्रीमियम भर रहे हैं, इसलिए ये सब फर्जी बातों मत ज्यादा उत्तेजित हो कोई। रुक जाओ भैया, उपाध्याय जी रुक जाओ। ठीक, मौर्य जी समझदार आदमी है, वो जानते हैं कि भैया गाड़ी लेके चलो तो स्टेप नहीं रखो। क्या बिटिया उधर है, ठीक है, सांसद है और फिर टिकट मिल जाएगा, ठीक है। मौर्य जी की शुभकामनाएं रहेंगी कि बिटिया जीत के पहुंचे। बाकी इधर अपना रेले पड़े हैं नातन सनातन जो कर पा रहे हैं। इस खेल को समझो, ठीक, नहीं तो रेल छूट जाएगी। अरविंद सिंह जी, क्या स्थिति इतनी सरल होती है कि दिसंबर में राज्यों में आपसी संघर्ष हो, भीषण कटाजुज्ज हो, और जनवरी में जाए हम उन्हीं राज्यों में वही चेहरे और कहें कि अब सब मामला बदल गया, अब राष्ट्र का विषय आ गया है, अब सब लोग पुरानी बातों को डिलीट करो और नई बातों पर सुनो? क्या इतना सरल है ये मोबाइल जितना कि भाई कुछ भी डिलीट कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए राजनीतिक नैरेटिव? बिल्कुल सरल नहीं होता है अमिताभ जी, और जो राज्यों के हित हैं और राष्ट्र के हित हैं बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। आप मेरे को बताइए, कांग्रेस के द्वारा ममता बनर्जी को घोटालेबाज कहा जाता है, इनके नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में हैं उनको विष कन्या से लेके अग्नि कन्या और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, दंगे को प्रश्रय देने वाला कहा जाता है, लोकतंत्र का विरोधी कहा जाता है, और वो टीएमसी की सर्वे सर्वा है। तो ऐसे नेत्री जो बंगाल में बुरी हैं, दंगा को प्रश्रय देती हैं, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती हैं, वो विष कन्या है, वो दिल्ली में आके वो देश के लिए अच्छा कैसे हो जाएंगी? मुझे लगता है कांग्रेस को अपने दोहरेपन से और अपने दोगलेपन से बाज आना चाहिए। उनको तय करना चाहिए कि वो घोटाले का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं, वो दंगे का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। ये दोहरी बातें आप बताइए कैसे चलेंगी? एक जगह ठीक है और दूसरी जगह बेठीक है, और राज्यों में आप एक दूसरे से लड़ेंगे, गाली देंगे, और केंद्र में आके आपका गठबंधन मजबूत हो जाएगा, और जब कोई प्रश्न करेगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। ये कैसे चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। लेकिन
चूंकि राजनीति में है और लड़ाई लड़नी है और एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही जो बनी नहीं है, ऐसा गठबंधन जिसका न कोई नीति है, किसी ने देखा नहीं, न कोई नियति है, लक्ष्य क्या है किसी को पता नहीं है, कौन नेता है कोई जानता नहीं है, एक अदद संयोजक भी तय नहीं किया है। प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, वो लड़ाई कैसे लड़ेगी? स्वाभाविक है मीडिया भी प्रश्न करेगी और सब पूरी देश की जनता करेगी। ठीक है अरुण जी। रत्नाकर जी, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि जिस दिन से ये फैसला कर लिया कि INDIA बना लिया हमने, ठीक, गठबंधन में आ गए, उस दिन से कम एक अघोषित आचार संहिता आपस में जरूर होनी चाहिए, कोई भी गठबंधन हो, कि बड़े चेहरों पर कीचड़ नहीं उछालेंगे आपस में। क्या इतना तो होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जमीन पर। सोमवार को जिसको चोर बता रहे, मंगल को उससे कहोगे ये भगत सिंह है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बोल सकते हो, बोलने में तो कंठ लगता है, कंठ में अगर जाने तो बोल सकते हो, लेकिन उसका असर नहीं होता नीचे। रत्नाकर जी देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है जी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाने का तमाम कोशिश करती है, लेकिन ये अपने ही प्रधानमंत्री के उन बातों को भूल जाते हैं महाराष्ट्र में कि जिस 5 दिन पहले ही जिस एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी और 71,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार जो है बना उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को वाटर घोटाला, तमाम घोटाले की पर्चियां बांट रहे थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना करके अपने दल में शामिल करके मुख्यमंत्री बना देते हैं। एनपीपी के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे थे जब चुनाव में, और उसी एनपीपी के साथ बैठ करके और ये सरकार बना लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो वॉशिंग पाउडर है जी, ये तो सबको धो पोष देती है और अपने हिसाब से लाके खड़ा कर देती है। सारे भ्रष्टाचारी इनको हमारे अंदर ही दिखते हैं, सारे जो है गलत बयानबाजी वाले हमारे ही अंदर दिखते हैं। ये तो इनका चरित्र है, आप समझिए। और दूसरी चीज मैं अभी जवाब दे देता हूँ अरविंद सिंह की बातों का। ये देखिए अमिताभ जी, एक छोटी सी बड़ी हृदय विदारक घटना है, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। हृदय विदारक घटना है, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अभी कुछ देर पहले ही न्यूज में आया। ये इतने बड़े सनातनी हैं तो हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? उज्जैन में एक वीडियो फुटेज आया है अभी, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। थोड़ा राजस्थान की भी चर्चा कर लीजिए। 8 किलो जी, जरा सुनने की क्षमता रखिए, इसीलिए भैया बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलिए। 8 किलोमीटर वो बच्ची, उसके शरीर से ब्लड रिस रहा था, रक्त रिस रहा था, और वो मदद की गुहार कर रही थी। 8 किलोमीटर तक किसी ने मदद नहीं की, और उसने आरोप भी लगाया उसकी मां के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। ये हृदय विदारक जी, और समझ के किसी का भी दिल रो पड़ेगा जी, रो पड़ेगा। ठीक, आ गई, आपने अच्छे से रख दी। अब उसके आ गई, रत्नाकर आ गई भाई, आता गई, आपने अच्छे से रख दी बात। ठीक, अभी रुक जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं कि सनातनियों की रक्षा करो, हिंदुओं की रक्षा करो, ये नैरेटिव बेकार का है। हर आदमी की रक्षा होनी चाहिए, हर राज्य में रक्षा होनी चाहिए, किसी पार्टी की सरकार हो, जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ठीक, एक बच्ची को राजस्थान में सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाए, वो भी उतना ही बड़ा पाप है जितना उज्जैन में महाकाल की नगरी में हुआ, उतना बड़ा पाप है। वहां अशोक गहलोत दोषी हैं, वहां शिवराज सिंह दोषी हैं। मेरी सेहत पर फर्क नहीं बोलने में। ठीक, इसलिए ये गोल गोल बातें नहीं। दूसरी बात, एक बात रत्नाकर सिंह ने जो कही, उसमें एक तकनीकी अंतर है जिसको जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा है। पहले सबने सबको चोर कहा, अच्छी बात है, जो उदाहरण रत्नाकर जी ने दिए, मैं उन उदाहरणों में डिस्प्यूट नहीं कर रहा। उन्होंने दिए हैं तो समझ के दिए होंगे, पढ़ के आए होंगे कहीं से। मैं कह रहा हूं जिस दिन से गांठ जोड़ लो उस दिन से तो चोर ना कहो। सवाल तो यह था, आप गांठ जोड़ने के बाद चोर कह रहे हो कि ममता बनर्जी 3 लाख रुपए कमरे में रुक रही हैं, अवंती कामरेड है। ये ना कहो, जब ममता से 2-2 हाथ कर रहे थे तो बोल ही रहे थे चोर, फिर समस्या नहीं थी। यही तो कह रहे थे भैया, बात दूसरी चल रही, जवाब दूसरा दे रहे हो। जब समझाना हो जाए, रिश्ता बन जाए, तो गाली गलौज नहीं करते आपस में। उससे पहले भरपूर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तब आप यही कह सकते हो पहले गाली दे रहे थे, फिर शादी क्यों कर ली, समझाना क्यों कर लिया, इतने ना पूछोगे।
लेकिन समझाना बना लेने के बाद गाली गलौज खराब है। ये मेरा निवेदन था। अगर कांग्रेस करी नहीं, रिश्तेदारी करने के बाद भी गाली गलौज अच्छी है तो मेरा प्रणाम, मैं डिस्प्यूट में नहीं पड़ूंगा आपके साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम गठबंधन ऐसे करके दिखाएंगे, बहुत बढ़िया है, कर लीजिए ना, कोई रोक है, लोकतंत्र है मित्र। मैंने एक अपनी बुद्धि से एक टिप्पणी की, समाजवादी पार्टी ने एक आकलन दिया कि भाजपा की बी टीम है बसपा और मायावती सीबीआई ईडी इनके डर से भाजपा के पीछे हैं और 14 से वो सुपारी लेके, सुपारी शब्द इस्तेमाल किया था सपा ने, सुपारी लेके सपा को हरा रही हैं 14 से लगातार। ये ऑफिशियल स्टैंड था। मैंने तब भी पूछा था मीणा साहब कि 14 के बाद 19 आया क्या? अगर ये सत्य आपको पता था कि मायावती भाजपा की बी टीम है और 14 से सुपारी ले रखी है तो 19 में गठबंधन तो नहीं करना चाहिए था। मीणा साहब गलत तो नहीं कह रहा? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो हम जब क्रोध में होते हैं, जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं जो कई बार अतिशयोक्ति में कही गई होती हैं, कई बार दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कही गई होती है। जो गठबंधन है उसका उद्देश्य, वो गठबंधन तो हो गया लेकिन उसके उद्देश्य में हमेशा ये समस्या रही कि कैसे सहमति बनेगी। तो उस सहमति की गुंजाइश बनती रही, बिगड़ती रही और इसलिए गठबंधन सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर विश्वास विकसित नहीं हो पाया। तो वो विश्वास विकसित ना होने का ही परिणाम है कि आज भी वो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। तो लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में कोई सहमति बन नहीं सकती या दोनों इतना अलग हैं। दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को समझना चाहिए। और जैसे उन्होंने एक गठबंधन का प्रयास किया वंचितों के हित में, ऐसे ही गठबंधन के प्रयास करने चाहिए अपने आपसी मतभेद भूल करके। जो आपसी मतभेद है उनको अगर मन में लेकर बैठे रहेंगे तो राजनीति में लंबी लकीर नहीं खींच पाएंगे। नहीं, लेकिन मीणा साहब जब सारे अब आपके हिसाब से गठबंधन हो गया था 19 में, तब तो सारे मतभेद छोड़ दिए थे क्या? तब भी कौन सा लंबी लकीर छोड़ो, लकीर छोटी सी लकीर खींची, इधर 5 उधर 10, नहीं कोई लकीर नहीं खींची थी। कहाँ खींची थी लकीर बताओ? गठबंधन उतना दिल से नहीं हो पाया ना, जो जिसकी वजह से बाद में टीका टिप्पणियां की गई। बाद में पहले भी करते रहे, बाद में भी की गई टीका टिप्पणियां, तो वो इसका मतलब दिल से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए। अब दिल का थर्मामीटर कौन लगाएगा? मीणा साहब आप तो प्रोफेसर हो, ऐसी बात कर रहे हो, थर्मामीटर दिल में कोई लगा पाया? माई का लाल किसी के गजब करते हो। थर्मामीटर खुद ही हैं, नहीं होते, माफ करिएगा प्रोफेसर साहब ना, ऐसा कोई थर्मामीटर बना नहीं। बुखार नाप सकते हैं, दिल कोई नहीं नाप सकता कौन किसके साथ। उस दौरान आप कार्यकर्ताओं के बीच जाते तो कार्यकर्ताओं में आपस में विश्वास नहीं दिखाई पड़ रहा था, आपसी विश्वास की कमी थी क्योंकि नेताओं में आपस में विश्वास विकसित नहीं हो पाया। हाँ, हम जैसे लोगों ने सोचा कि गठबंधन हुआ है तो कुछ बदलेगा, कुछ नई राजनीति शुरू होगी यहाँ से, लेकिन जब कार्यकर्ताओं और नेताओं। ठीक है मीणा साहब, ठीक है। देखो एक बात मैं कह दूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मीणा साहब जितना विद्वान तो होने की बड़ी बड़ी बातें करूं, मैं तो ठोस बात जानता हूं। मायावती, वंचित और वो सब शब्द तो इतने जानता नहीं बड़े बड़े। मायावती जी को ये लाभ हुआ, 0 थी उनकी उपलब्धि लोकसभा में सदस्य संख्या, वो 10 हो गई। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ होगी? 10 गुना लाभ मिल गया और क्या लोगे? 0 से 10 हो गए थे मेंबर लोकसभा में। अखिलेश जी को जरूर कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ, वो नफा नुकसान दोनों से बाहर रहे, ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ, 5 थे 5 ही आए। बस इतनी सी बात है। बाकी बड़ी बड़ी बातें मीणा साहब को मैं कि वंचित हैं कि क्या है, कौन थीसिस है, कौन फिलोसफी है, ये क्या है, ये सब मैं समझ में तो प्रैक्टिकल आदमी हूं। बसपा ने 10 MP जिता लिए, इतनी सी उपलब्धि उनको जरूर हो गई। और बसपा के उस वक्त टिकट की मारामारी बसपा के जीवन काल में सबसे बड़ी थी। बिल्कुल। क्या लोग कह रहे थे भैया बसपा की टिकट ले लें, वो लोकसभा में पहुंचने का एंट्री कार्ड है, टिकट नहीं है। ऐसा जलवा कभी नहीं रहा, रह लिया, भोग लिया, बात खत्म, गया गठबंधन। खैर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आपकी समझ क्या कहती है? क्योंकि बार बार बसपा को लेकर रुक जाओ, आप पर आरोप लगता है कि बसपा आपकी बी टीम है। मुझे दूसरी डिबेट में भैया ठीक, थैंक यू।
देखिए अमिताभ जी, जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे पूरे विपक्ष में बौखलाहट है। अभी रत्नाकर जी कह रहे थे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है जी बीजेपी, तो अभी बेटी की बात करी। मैं अभी बताऊं, अभी लेटेस्ट बात है, 2 महीने नहीं हुए इस बात को। राजस्थान में एक जगह है किशनपोल, वहां पार्षद है कांग्रेस का, मुस्लिम पार्षद है। उस पार्षद ने वहां जो हिंदू लोग रहते हैं उनकी बहन बेटियों के साथ रोज छेड़खानी करवाता है, जिसकी वजह से वहां से पलायन हो रहे हैं लोग। लेकिन कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में चल रही है वो हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं अवधेश जी, मैं हर राज्य में ये समस्याएं हैं, ठीक है ना, हर राज्य में ये समस्याएं हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती है। हाँ। यदि कोई भाजपा शासित राज्य है, वहां कोई क्राइम होता है तो जो अपराधी होता है उसको सजा दी जाती है। लेकिन जहां राजस्थान की जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां क्या कार्रवाई होती है? मतलब खुलेआम गुंडे घूमते हैं रास्तों में, खुलेआम छेड़खानी होती है बहन बेटियों के साथ। एक छोटी सी कहावत और मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को। एक छोटा सा गांव था, उसमें कुछ भ्रष्टाचारी किस्म के लोग रहते थे, जिससे गांव वाले बहुत परेशान थे। वहां एक व्यक्ति आया नाग वाला। जब वो नाग वाला आया, गांव वालों को लगा ये हमारा अच्छा काम करेगा, हमारा विकास करेगा, उसने किया भी। अब जो भ्रष्टाचारी थे उन्होंने ये सोचा, यार ये जो नाग वाला व्यक्ति आया है इसके पीछे पूरा क्यों हो गया, हमें तो ये पूछ नहीं रहे। तब उन भ्रष्टाचारियों ने एक झंडा बनाया, उस झंडे के नीचे सब एक हो गए, केवल उस नाग वाले को झुकाने के लिए। ठीक लेकिन ठीक है अवधेश जी, ठीक ठीक, आगे बात आगे। मनोज यादव, लास्ट कमेंट 30 सेकंड जी। जी देखिए अमिताभ जी, एक बात कहूं, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, हम आपस में सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। यहाँ कोई किसी का गुलाम थोड़ी है कि हम गुलामियत करते हैं कि हम सवाल नहीं पूछेंगे, मोदी के सामने जीप चप रखेंगे, मंगरू चाचा को शपथ दिला देंगे अभी कैबिनेट मंत्री की, और जो बेचारा 9 बार से बीजेपी विधायक है उसको राज्य मंत्री का दर्जा तक नहीं मिलेगा। यहाँ गुलामी वाली नहीं है कोई दल, सबसे एक दूसरे सवाल पूछेंगे। गुलामी तुम करो, गुलामी ये करे, अरविंद सिंह करे, और तुम्हारे यहाँ बोलने की आजादी नहीं, हमारे यहाँ सबको बोलने की आजादी है। हम बोलेंगे, सब सवाल करेंगे, यही हमारा लोकतंत्र हमको शिक्षा देता है। आपको ज्यादा पेट में मरोड़ नहीं। ठीक है मनोज जी, आगे बात, आगे आगे अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, आगे बात अच्छे से आगे। अब उस बात को रिपीट करने से कोई लाभ नहीं, आगे बात। लोकतंत्र में सवाल होना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की इससे भी बड़ी कसौटी ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो जनता को पसंद आना चाहिए क्या, और जनता को पसंद आया कि नहीं आया ये इस बात से पता लगता है कि इंदिरा गांधी के समय में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो ये बताती थी कि जनता को इंदिरा गांधी पसंद आती हैं, कांग्रेस पसंद आती है। आज जो स्थिति कांग्रेस की है, 400 पार सीटें जिस पार्टी ने लोकसभा में जीती हो वो 40 के इर्द गिर्द आके टिकी हो। जो बसपा 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के रही हो, उस पार्टी का जनाधार छीन होते 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 12% पर आके टिक गया हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% पर आके टिक गई हो। 12 से 17 के सरकार के बाद सपा ने 14 से, समझ लीजिए सपा ने जितने चुनाव लड़े कोई किसी में विजयश्री नहीं मिली। इसका मतलब है कि जनता और आप एक संपर नहीं है। बात अच्छी लगे तो भी भली और बुरी लगे तो और भली। ठीक, लोकतंत्र में एक ही पैमाना है चुनाव, दूसरा कोई पैमाना नहीं, कोई थीसिस नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई बड़े बड़े शब्दावली नहीं ना। जनता आपको जिता रही है तो आप देश के नेता हैं, नहीं जिता राज्य के नेता हैं। नहीं जिता रही इसका मतलब आपका चाल चलन, आपकी रीति नीति, आपके सिद्धांत, आपकी थीसिस, आपकी फिलॉसफी, आपके नारे, आपके भाषण, आपका चरित्र जनता को अच्छा नहीं लग रहा। बात खत्म हो गई। कोई जबरिया शासन में रह सकता है क्या? मीना जी मायावती जी को कुछ भी माने या उनके समर्थक कुछ भी माने, मूल बात यह है कि एक बार अपने बहुमत की सरकार बनाने के उच्चतम शिखर को संस्पर्श करने के बाद बसपा लगातार डिक्लाइन मोड में है, और अब स्थिति ये आ गई कि वोट कटुआ वाली स्थिति में आ गई कि भाई इनके खिलाफ खड़ा कर दें। जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि 100 मुसलमान लड़ा दिए उन्होंने 17 में, और उन 100 जगह पर हम हार गए, भाजपा जीत गई। ठीक,
तो अब आप हराने वाले खेल में आ गए। जनता आपको पसंद कर रही है तो आपको जिता के भेजेगी, जान लीजिए। ममता बनर्जी ये कह सकती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की पसंद हूं। 2 बार बड़े बहुमत से सरकार में वापस आई हैं। अधीर रंजन क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए, अधीर रंजन की वहां कोई स्थिति नहीं। रत्नाकर जी को बुरी लगेगी बात, लेकिन वहां कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं बंगाल में ना। बंगाल में कांग्रेस सर्वकालिक पतन के निम्नतम स्तर पर खड़ी है। 32 साल जिस लेफ्ट समूह ने बंगाल में शासन किया, ज्योति बाबू और बुद्धदेव, वो कोमा में पड़ा है वहां। 2 पार्टी सिस्टम जैसी स्थिति बन गई, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। अब सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता? फिर इसका मतलब येचुरी की कई बात जनता को समझ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी 38 साल बाद अपनी सरकार को दोबारा बड़े बहुमत से लाकर स्थापित कर पाई, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये सुनना। इसलिए कहना कहूं क्या कि ये जनता का मैंडेट है, ये मुझसे तो नहीं होगा। मेरे लिए योगी आदित्यनाथ भी करिश्माई नेता है, मेरे लिए ममता बनर्जी भी करिश्माई नेता है, ये जान लीजिए। क्या जिनको चुनाव लड़ना हो, पार्टियों से रुपया पैसा लेना हो, वो दंड फंद करें भाई। जिसको जनता जिता रही लोकतंत्र में वही नेता है। बाकी भाषण अपने मन से सबको आजादी है। जब तक कोई मुकदमा ना करा दे दूसरा, तब तक बोलते रहो। मुकदमा करा देगा तो जेल होगा ना। आजकल तो ये भी चल रहा, मुकदमा भी है, भगवान की दया खूब हो रहा है। क्या बोले फेसबुक पे लिख दिया तो पुलिस ले गई, हो क्या कर दिया था पुलिस ले गई। आप कितने महान नेता हैं इससे मैं प्रभावित नहीं हो सकता। कांग्रेस ये कहे कि मैं तो भाई सबसे बुजुर्ग पार्टी हूं, इससे प्रभावित होने का दौर चला गया मित्र। हां आप हैं सबसे बुजुर्ग पार्टी, तो जनता का मैंडेट आपको नहीं मिल रहा, लंबे समय से नहीं मिल रहा, बात खत्म हो गई। बुजुर्ग होने से क्या होगा? लोकतंत्र में एक ही थर्मामीटर, वोट किसके पास है, ये जान लीजिए। आप जिस आधार पर हिमाचल में अपनी विजय को जिस तरीके से व्याख्या करते हैं उसकी, वही आधार आप उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते भाजपा की विजय के लिए? आप कर्नाटक की विजय की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की विजय की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं। ये तो कंजूसी नहीं चलेगी ना मीणा साहब, ये तो नहीं चल सकता ना। नपना तो एक ही रखना होगा, दिल पे पत्थर रख के रखो, लेकिन रखना पड़ेगा। क्या हमको ममता बनर्जी कतई पसंद ना हो तो उनको बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे? उनकी जगह क्या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बता देंगे कि प्रकाश कारात है ये बंगाल के मुख्यमंत्री? ऐसा नहीं कर सकते ना। हमको मायावती जी बहुत अच्छी लगती हूं नेता के तौर पर, तो ये तो नहीं कह सकते वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। पास्ट टेंस में थी, बात गई। इसलिए मैं कहता हूं, और जो बात मीणा जी कह रहे थे, फिर मैं उन्होंने अपनी जो बाद में बात कही उसका ही विरोधी बात वो शुरुआत में कह गए। ये कंट्राडिक्शन खराब है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा गठबंधन, चलता रहा और आगे जाएगा। फिर जब सपा बसपा की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं वो गठबंधन जल्दी हुआ था, समय नहीं मिला, मैचअप नहीं हो पाया, केमिस्ट्री मैच नहीं की, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रोफेसर साहब, जो बात आपने बाद में बताई बच्चों को, वही नियम INDIA पे लागू क्यों नहीं कर दिया? शुरुआत में आपने तब कहते नहीं वहां सब हो जाएगा, उनको ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, बॉर्नवीटा पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। मुझे मालूम है कल चुनाव हो जाएगा तो हो सकता है परसों फिर आप यही कहोगे कि अग्निहोत्री जी INDIA नहीं चलना था। आई नो, मुझे पता था, मैच नहीं किया केमिस्ट्री, लेकिन आज नहीं बोलोगे। मेरे साथ खराबी है, मैं आज ही बोल देता हूं जो कल बोलना चाहिए। जो कल बोलना चाहिए वो मैं आज बोल देता, बस इतनी बुरी आदत है मेरी। मीणा साहब कल बोलेंगे लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद कि अमिताभ जी आई नो परिणाम आने ही नहीं था,
आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, कैसे परिणाम आता। लेकिन आज कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल मुद्दा ये है मोदी को हटाओ। तो उत्तर प्रदेश में 19 में क्या कौन सा मुद्दा था, पाकिस्तान लाओ, तब भी तो मुद्दा था मोदी हटाओ। तो 80 में 15 सीटें मिली कुल, नहीं तब भी मुद्दा था मोदी हटाओ। ऐसा तो था नहीं कि सपा बसपा मोदी लाओ के लिए चुनाव लड़ रहे थे, मोदी हटाओ के लिए लड़ रहे थे। एक लोकगीत बना था मीना साहब, मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, क्या भोजपुरी में क्या संदेश निकला, कुछ नहीं निकला ना। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगाए वो समझ लीजिए वही जनता का दुलारा। बाकी से जनता नाराज है, उनको अपना चाल चलन सुधारना चाहिए, चाल चेहरा और चरित्र, ये जान लीजिए। धन्यवाद।